सभी आदरणीय बंधुओं और बहनों, मैं आज इस कार्यक्रम में आप सब लोगों के आने पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 25 जून 1975 के दिन भारतीय गणतंत्र में उस काले अध्याय की पटकथा लिखी गई जिस दिन देश की तत्कालीन तानाशाह प्रधानमंत्री ने आंतरिक व बाह्य खतरों का हवाला देकर देश में आपातकाल जैसा दमनकारी कानून लागू किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा निरंकुश सत्ता का वर्चस्व बरकरार रखने के लिए ऐसा दमनकारी निर्णय लिया गया जिससे देश में शासन सत्ता के विरोध में बड़े बड़े राजनेताओं के साथ साथ आम जनता ने भी एक क्रांतिकारी जन आंदोलन प्रारंभ किया। 21 महीने तक चलने वाले इस आपातकाल में शासन सत्ता के राजनीतिक विरोधियों को कैद कर जेल में डाल दिया गया तथा उनके मानवीय अधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन किया गया। उस दौरान उनके राजनीतिक हौसलों को परास्त करने एवं उनकी आवाज़ को दबाने के लिए जेल में विभिन्न प्रकार की उन्हें यातनाएं भी दी गईं। आपातकाल ने भारतीय राजनीति और समाज पर दीर्घकालिक प्रभाव डाला। आपातकाल की आड़ में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने सत्ता का केंद्रीकरण किया, भारतीय लोकतंत्र को कमज़ोर किया। आपातकाल ने आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों को प्रभावित किया, सामाजिक विभाजन को बढ़ाया और लोगों में डर और असुरक्षा की भावना पैदा की। लेकिन 50 वर्ष बाद उन दिनों का स्मरण कर अगर अफसोस होता है तो उतना ही गर्व भी होता है कि हम भारतीयों ने और हमारी सरकारों ने इस जबरदस्त झंझावात का सामना करके अपने लोकतंत्र को न केवल अक्षुण्ण रखा अपितु उसके साथ ही विकास की नित नई नई मंजिलें तय की। कुल मिलाकर 1975 का आपातकाल भारतीय इतिहास में एक विघटनकारी मोड़ था जिसने लोकतांत्रिक मूल्यों, मानवीय अधिकारों और राजनीतिक स्थिरता पर नकारात्मक प्रभाव डाला। वर्तमान सरकार आपातकाल के 50 वर्ष पूर्ण होने पर लोकतांत्रिक मूल्यों को अक्षुण्ण बनाए रखने वाले जन नायकों, लोक नायकों का स्मरण करते हुए वर्तमान पीढ़ी को तत्कालीन अलोकतांत्रिक घटनाओं से परिचित कराकर लोकतंत्र की मर्यादा एवं आदर्श को जीवित रखने का अक्षुण्ण कार्य कर रही है। बंधुओं, मैं भी लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र था। विद्यार्थी परिषद से हम लोग जोड़कर काम करते थे, छात्र नेता कहे जाते थे उस समय। और चूँकि 25 जून को आपातकाल लगा और मैं उस वर्ष तृतीय वर्ष संघ शिक्षा वर्ग का करने नागपुर गया हुआ था। 20 तारीख को संघ शिक्षा वर्ग समाप्त हुआ तो वहीं एक रिश्तेदार थे, उनके यहाँ रुक गए, उनको मालूम था इसलिए। और उस जब वहाँ से चले हैं तब 25 जून को आपातकाल लग गया, हम लखनऊ नहीं आ पाए और 25 जून को ही जानकारी मिलती रही कि सारे छात्र नेताओं को विश्वविद्यालय में गिरफ्तार कर लिया गया। बंधुओं, मैं जब आया तब फिर संपर्क किया अधिकारियों से तो लखनऊ में मुझे दारुल शफा के एक जनसंघ के विधायक के कमरे की चाबी दी गई कि लखनऊ रहोगे तो रात में इस जगह जाकर ताला खोलकर सो जाओगे, बाकी दिन भर जो बताया जाए वो करना है। उसके बाद बंधुओं मुझे जिम्मेदारी भूमिगत काम करने के लिए सीतापुर विभाग की दी गई और हमारे विभाग प्रचारक वहाँ पर योगेंद्र जी थे, जिला प्रचारक योगेंद्र जी थे, उसके साथ ही हमको दिया। तो सीतापुर, लखीमपुर और शाहजहांपुर, हरदोई जिलों में हम लोग काम करते रहे अंदर। इसी बीच में सीतापुर में देवड़े जी जेल में थे और उनकी जमानत हुई तो ये हुआ कि देवड़े जी को हम लोग ले आए। तो हम ही अकेले गए थे क्योंकि लोग तो जाते नहीं थे, सब लोग अकेले अकेले काम करते थे। जब जेल के बाहर गए तो देवड़े जी अपना बैग लेकर बाहर निकले। जेल के बाहर एक पेड़ है करीब 25-30 कदम पर, वहाँ उन्होंने अपना बैग रखा और फिर उनको जो भी आभास हुआ हो, हम पहुँच गए, हमने कहा हम फलां हैं, आपको लेने आए हैं। तो उनको जो भी आभास हुआ हो उन्होंने कहा नहीं तुम जाओ यहाँ से, तुम यहाँ से जाओ। तो हमने कहा आपको लेने आए, उन्होंने डांट के कहा नहीं तुम जाओ यहाँ से, हटो मेरे सामने से, फ़ौरन हटो यहाँ से। और वाकई में हमारे हटते ही वहाँ पर फिर उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और जेल के अंदर कर दिया गया। बंधुओं, उसके बाद हम लोग काम करते रहे और फिर जनवरी में
सुभाष जयंती के दिन विश्वविद्यालय में हमेशा विद्यार्थी परिषद के लोग ही सुभाष जयंती मनाते थे हम लोग। और जब इमरजेंसी लग गई थी तो वहाँ कांग्रेस के लोग सुभाष जयंती मना रहे थे। तब ये तय हुआ कि अब हमारे लिए तय हुआ कि तुमको सत्याग्रह करना है, और ये तय हो गया करीब 8-10 दिन पहले। और तय हुआ कि 50 लोग जाएंगे साथ में, ठीक है। लेकिन वो होते होते रोज़ संख्या कम होती गई। जब 3 दिन रह गए तब हुआ कि नहीं, अब 10 ही 12 लोग जाएंगे। और जब सुभाष जयंती का दिन आया तो उस दिन सुबह हमको बताया गया कि अब कोई भी नहीं जाएगा, तुमको अकेले सत्याग्रह करना है। तो फिर हमने लखनऊ विश्वविद्यालय, हम रात में ही एक हॉस्टल में पहुंच गए थे। हम लोगों का बड़ा पुराना, मतलब बहुत संपर्क था लोगों से। सब हमारे साथ छात्र निकले बहुत से, लेकिन हम ही उनको दूर करते थे कि तुम लोग दूर रहो, हम ही को करना है तो हम जाएंगे। खैर AP सेन हॉल में हमने सत्याग्रह किया, और वहाँ कांग्रेस के लोग ही मना रहे थे। उनसे भी इतने अच्छे संबंध थे, वो कहते रहे कि अब भाई साहब आपका काम हो गया, अब चले जाओ। हमने कहा अब जाना नहीं, जब तय होकर आया है कि गिरफ्तारी देना है, सत्याग्रह करने आए हैं तो गिरफ्तार ही होना है। फिर सूचना हुई, जैसे तैसे हम लोग गिरफ्तार हुए। हम गिरफ्तार हुए, रात में थाने पहुंच गए तो कुछ नहीं, पुलिस ने कोई ऐसा वो नहीं किया दुर्व्यवहार, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है सो जाओ एक कमरे में। सो गए। फिर रात में 2 बजे जगाया, उठ के बैठिए, अब बताइए फलाने कहाँ, ढिमाके कहाँ, सबके नाम। तो सबको हम लोग मना करते रहे। ये फिर उन्होंने कहा अच्छा सो जाओ। फिर थोड़ी देर, 1 घंटे 2 घंटे बाद फिर जगाया गया। फिर बताइए वो फलाने मिश्रा जी कहाँ हैं, वो फलाने सिंह कहाँ हैं, वो कहाँ हैं। जब सब कुछ पूछ लिया उन लोगों ने, तो हमने उनसे यही कहा, उनका ऐसा है कि हम लोग जिस काम को कर रहे हैं वही करेंगे, और आप चाहो तो 3rd डिग्री का इस्तेमाल कर लो, लेकिन फिर भी हमसे कोई जानकारी आप नहीं पा पाओगे। दूसरे दिन भी पूछताछ करते करते फिर वो तीसरे दिन हमको उन्होंने जेल भेजा। और जेल में भी जब नए लोग जेल में आते थे तो जेल में भी नारे लगते थे कि नई आमदनी आई है, बधाई है, बधाई है। और हमको जब भेजा तो पहले तो उन्होंने जनरल बैरक में भेज दिया, जहाँ आम कैदी होते हैं। तो वहाँ के जो रंगबाज थे उन्होंने हमको देखा तो उनको लगा कि ये कोई पढ़ा लिखा लड़का है यूनिवर्सिटी का। उनको बताया कि भाई हम तो विश्वविद्यालय के हैं और छात्र नेता हैं और इसमें आए हैं। तो उसने बैठाला, उसने कहा काली चाय पिएंगे, काली चाय पिलवाई। खैर फिर तब तक पता लग गया हमारे साथियों को, तो फिर वहाँ से दबाव बनने लगा और फिर हम रात में वहाँ पहुँच गए। रिफॉर्मेटरी में हम सब लोग थे, अशोक जी भी थे, राजेंद्र तिवारी जी भी थे, टंडन जी थे, राजेंद्र गुप्ता जी थे, मतलब बहुत से लोग थे जो अब नहीं हैं। लेकिन उसके बाद फिर हम पर DIR लगा था। DIR का हमने केस खुद लड़ा अपना, हमने स्वयं अपनी पैरवी की, क्योंकि जेल में वकील लोग कुछ हम लोगों के साथ थे, तो उनसे हम लोग बैठ कर के सारी तैयारी कराते थे और हम खुद जाकर जिरह करते। DIR में हमारा एक्विटल हो गया, कोर्ट से आदेश हो गया कि हम छोड़ दिए जाएं, हम पर दोष सिद्ध नहीं होता है। लेकिन उसी दिन हमारे ऊपर मीसा आ गया, और मीसा में लिखा था कि इनको बरेली सेंट्रल जेल में डिटेन किया जाए। खैर कुछ नहीं, हम लोग कुछ नहीं, ऐसे ही बने रहे वहाँ। फिर जब काफ़ी 1 वर्ष हो गया, करीब 10-11 महीने हो गया, तो हमने कहा चलो अब यहाँ रहते हैं तो चलो सेंट्रल जेल भी देख लें। तो एक हाई कोर्ट में रिट की, वहीं से जेल के कागज़, जेल की कलम, लिख करके पैसा कोई रिट करने में लगता नहीं था जेल से, तो वो दे दिया जेलर को कि हमारी रिट कर दो। तो रिट होने से पहले ही उन्होंने हमको बरेली ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन बंधुओं, जेल में हम लोग तो छात्र थे, हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं थी किसी तरह की आगे की परिवारों की। लेकिन आप कल्पना करोगे, जो परिवार वाले लोग थे जिनके ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां थीं, उनकी स्थितियां ऐसी थीं कि वो दिन में तो खुश दिखते थे, कुछ कह नहीं पाते थे, लेकिन अकेले में तकिया में मुंह रख कर आंसू बहा लेते थे, जिनको लगता था कि हमारी इतनी जिम्मेवारियां हैं और हम कोई भी नहीं निभा पा रहे हैं। और उस समय की स्थिति तो ये थी कि किसी ने कभी सोचा ही नहीं था कि आपातकाल कभी ख़त्म होगा। सबको लगता था कि ये हमेशा रहेगा और हम लोग हमेशा जेल में रहेंगे। हालांकि चूंकि एक ही विचारधारा के बहुत से लोग थे वहाँ,
तो हम सब लोग प्रसन्न रहते थे, खेलते रहते थे, कूदते रहते थे, कुछ जो है पढ़ने लिखने का भी काम करते थे और एक दूसरे की चिंता करते थे। ये सब होते होते बंधुओं बरेली सेंट्रल जेल हमारा ट्रांसफ़र हुआ। तो बरेली सेंट्रल जेल में आदरणीय जय गुरुदेव जी हमारे साथ थे और जय गुरुदेव जी के पैरों में बेड़ियां पड़ी रहती थीं। उसके बाद भी वो प्रसन्न रहते थे और हम लोगों के साथ बैडमिंटन और वॉलीबॉल खेलते थे। आप कल्पना करिए, पैरों में बेड़ी पड़ी हुई है लेकिन फिर भी। और उनके 2-3 शिष्य थे जो इतने उनकी सेवा करते थे और उनके पास रोज़ सूचनाएं आती थीं और वो इंदिरा गांधी को कहते थे जहर की पुड़िया। तो वो बताया, जब भी हो तो बताते थे कि जहर की पुड़िया ने आज ये किया, आज ये किया। ये सब हम लोगों ने वहाँ पर रहकर शेयर किया। और अब बहुत लंबी बात क्या कहें, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि आपातकाल वास्तव में ऐसी घटना है, वो ऐसा समय था, वो तो पता नहीं कैसे समाप्त हुआ, ये भी हम लोग नहीं जानते, क्योंकि हम भी फिर फरवरी 77 में हमको छोड़ा गया जेल से, बरेली से। लेकिन उसके बाद भी हमारे साथ जेल में मोहन सिंह भी थे। हम लोग तन्हाई में थे, एक इस कमरे में हम थे, ऊपर एक खिड़की थी सिर्फ बहुत ऊपर, और उसके पीछे मोहन सिंह थे। मोहन सिंह और हम लोग कमरे में रहते थे तो बातें हो जाती थी। लेकिन जेल में कुल मिलाकर पढ़ने का बहुत समय मिला। और आपातकाल के लिए भी बंधुओं यहाँ भी आदरणीय महाराज जी से भी जब भी हमारी बात हुई है तो उनका हमेशा लोकतंत्र सेनानियों के प्रति बहुत सकारात्मक रुख रहा है। हमेशा उनके मन में रहा है कि इनकी चिंता होनी चाहिए, इनके स्वास्थ्य की चिंता होनी चाहिए। और बंधुओं ये भी सच है, क्योंकि 50 वर्ष हो गए हैं, अब हम लोग देखें तो रोज 10-20 लोकतंत्र सेनानी इस धरती में कम हो रहे हैं। हम लोग तो बिल्कुल विद्यार्थी थे तो हम लोग इस अवस्था पर हैं, तो जो हमसे 10 साल बड़े लोग थे, 15 साल बड़े लोग थे, उसमें से बहुत से तो नहीं रहे, लेकिन फिर भी जो हैं उनकी निश्चित रूप से उनके स्वास्थ्य की, उनकी बाकी और सब चीज़ों की चिंता जरूर होनी चाहिए, यही हमारा आग्रह है। और आप सब लोगों ने आज यहाँ इकट्ठे हुए और लोकतंत्र आपातकाल के 50 वर्ष को स्मरण किया। बंधुओं ये भी जरूरी है कि जो अब नई पीढ़ी है उसको तो पता भी नहीं होगा कि आपातकाल कब लगा था, कैसे लगा था, क्या हुआ, क्योंकि अब वो लोग भी जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं जो बताएं इस बात को कि इस तरह की एक स्थिति बनी थी आपातकाल की, और वो आपातकाल को इस तरह से। और सबसे अधिक जो हमारी विचारधारा के लोग हैं, उन लोगों ने सबसे अधिक संघर्ष किया है और सबसे अधिक वही लोग जेलों में गए हैं और सबसे अधिक उन्हीं लोगों ने सरकार का विरोध किया है। बंधुओं, बहुत कुछ ना कहकर आप सब यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद कुंवर साहब। ये सही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार लोकतांत्रिक सेनानियों की चिंता करते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में भी जब मैंने संदेश भिजवाया तो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से हुआ कि लोकतंत्र सेनानियों का मैं सम्मान करूंगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के बोलने के पहले मैं एक बार सूची पढ़ रहा हूं, जो कार्यकर्ता नीचे हैं वो एक तरफ से ले आएंगे, और माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है कि लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान करें। यूँ तो बड़ी संख्या में लोग हैं, लेकिन पूर्व में जो मुझे सूची मिली थी उसके अनुसार बनी है, तो कुछ लोग अगर शेष रह जाएं तो उसमें हो सकता है ऐसी स्थिति हो। तो आदरणीय श्री कृष्ण कुमार दीक्षित और भारत दीक्षित जी एक बार आए, माननीय गणेश राय जी, राकेश स्वरूप निगम जी, अजीत कुमार सिंह जी, सुरेश वजी रानी जी, डॉक्टर अजय शर्मा जी, जयदेव आहूजा जी, हरिश्याम रस्तोगी जी, रामकिशोर शर्मा जी, अशोक शर्मा जी, डॉक्टर संतोष कुमार वाजपेयी जी, डॉक्टर गणेश दत्त अवस्थी जी, श्री मधुकर मिश्रा जी, इधर से एक तरफ से चलते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी,
मधुकर मिश्रा जी, रामतीर्थ वर्मा जी, सुरेश चतुर्वेदी जी, सत्य प्रकाश जैन जी, रामचंद्र सिंह जी, आशुतोष पाठक जी, डॉक्टर राम लोलक उपाध्याय जी, श्री सरल मालवी जी, सतीश चंद्र गौड़ जी, दिनेश प्रताप सिंह जी, दिनेश अग्निहोत्री जी, संजय मिश्रा जी, भरत त्रिपाठी जी, श्री धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी। हाँ बैठिए आप लोग। सभी लोकतंत्र सेनानियों का माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से स्वागत। वो तो हो चुका है। मान्यवर लोलारक उपाध्याय लिख लीजिए। हाँ लिखा हूँ लोलारक लोलक उपाध्याय उपाध्याय बोला मैंने, लोलारक ही है, मुझसे सही निकला। अरे उपाध्याय जी आइए जी। नाम को हंसी का नहीं नहीं, अरे क्या आप गार्जियन है हमारे, ऐसी बात नहीं। सभी लोकतंत्र सेनानियों का माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से सम्मान है। एक बार हम सब लोग ताली बजा करके अपने उन लोकतंत्र सेनानियों का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी पटका पहना करके सबका अभिनंदन कर रहे हैं। हाँ हाँ चलो। देवी दीन जी, अशोक जी और रामशंकर त्रिपाठी जी, विश्राम जी, आप सब लोगों से भी आग्रह है कि इधर से आ जाए तो एक बार सम्मान मानिए। विश्राम जी, देवी दीन जी, अशोक डॉक्टर साहब, डॉक्टर वाजपेयी जी, अशोक वाजपेयी जी, एक बार लोकतंत्र सेनानी सम्मान में सम्मान हो जाए। राजेंद्र जी, राजेंद्र जी आपका भी सम्मान हो जाए। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि आदरणीय मानवेय जी का भी लोकतंत्र सेनानी के नाते एक बार ताली बजा करके सभी के प्रति सम्मान का भाव प्रकट करते हुए हम सब बात करें। अब कार्यक्रम समापन की ओर हम बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर हम धन्यवाद देंगे उन सारी व्यवस्थाओं को सहज रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की वजह से ऐसी परिस्थिति बनी कि हम सब लोग उसके साक्षी हैं। माननीय गोरक्षपीठाधीश्वर, हम सबके नेता, उत्तर प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को साकार करें। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करूंगा कि हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय योगी आदित्यनाथ। आपातकाल के काले अध्याय के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित आज के इस संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति, पूर्व लोकतंत्र सेनानी कुंवर मानवेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री, संसदीय कार्य और वित्त विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी,
पूर्व सांसद श्री अशोक वाजपेयी जी, इस कार्यक्रम के संयोजक श्री बैजा बहादुर पाठक जी, आज के इस दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोकतंत्र के हमारे वरिष्ठ सेनानीगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, पंद्रह अगस्त 1947 को भारत आजाद होता है। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा भारत के संविधान का ड्राफ्ट तैयार करके संविधान सभा को सौंपा जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान अंगीकार किया और उसे लागू किया। भारत ने बहुदलीय लोकतांत्रिक एक संसदीय पद्धति को अपने यहाँ लागू की और भारत के लोकतंत्र की यह खूबी रही है कि उसने भारत के हर वयस्क मतदाता को समान रूप से और किसी भी जाति, किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी क्षेत्र, किसी भी भाषा का हो, वयस्क मतदाता है तो समान रूप से सबको अपना एक मताधिकार की पूरी स्वतंत्रता दी। भारत के संविधान ने प्रत्येक नागरिक के लिए उसके मौलिक अधिकार दिए। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। दुनिया का भारत गौरव के साथ कहता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और भारत को ही यह गौरव भी हासिल है कि दुनिया का सबसे प्राचीन लोकतंत्र के रूप में, लोकतंत्र की जननी के रूप में भी भारत दुनिया के अंदर अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने का अधिकार रखता है। सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद 15 अगस्त 1947 को जिस देश को आजादी मिली, देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, हुतात्माओं ने, क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान देकर के जिस देश को आजाद किया, उसकी स्वाधीनता के लिए अपना सर्व कुछ न्यौछावर कर दिया। स्वतंत्र भारत की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए, 1946 के देश के अंदर संविधान सभा के लिए हुए चुनावों के बाद भारत के अंदर एक संविधान सभा का गठन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में बनती है और जिसे 26 जनवरी 1950 को भारत ने लागू किया। लेकिन देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जो संकल्प था, भारत के बारे में उनका जो सपना था, उस सपने को अपने राजनीतिक स्वार्थ का, अपनी संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों की प्रतिपूर्ति का एक माध्यम बनाया था आजादी के बाद एक परिवार ने। गाए बगाए आज भी उस परिवार के माया मोह से व्यवस्था कभी कभी ऐसी जकड़ी भी दिखाई देती है
अभी भी उन सच्चाइयों को, उन पर्दों से अभी तस्वीर को साफ किए जाने की आवश्यकता है। पच्चीस जून की तिथि जिस संविधान के निर्माण को लेकर के, जिस संविधान को लागू करने को लेकर के भारत ने अनगिनत बलिदान दिए थे, जिस लोकतंत्र को लेकर के विद्यार्थी हो या युवा, महिला हो या पुरुष, समाज के प्रत्येक तबके के व्यक्ति ने अपने आप को हर स्तर पर बलिदान देने में, किसी प्रकार का सहयोग देने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तमाम अपमान सहने के बावजूद अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी बुद्धिमत्ता के साथ भारत के संविधान का जो ड्राफ्ट तैयार करके भारत के नागरिकों के लिए दिया था, उस संविधान का गला घोंटने में कांग्रेस की सरकार को कोई समय नहीं लगा। प्रश्न ये उठता है कि क्या कोई व्यक्ति देश से बड़ा हो सकता है? जो पाप कांग्रेस ने और तत्कालीन प्रधानमंत्री के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को किया था, अपनी सत्ता बनी रहे। इस देश के क्रांतिकारी नारा देते थे, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। और कांग्रेस ने उस दिन उस संकल्प को कैसे उस संकल्प को चकनाचूर किया कि मेरी सत्ता बनी रहे, चाहे लोकतंत्र रहे न रहे। और यह करके कांग्रेस ने आज ही के दिन 50 वर्ष पहले भारत के संविधान का गला घोंटने का काम किया था। भारत के संविधान का गला, ये भारत के नागरिकों के साथ, हम भारत के लोग का जो संकल्प भारत के संविधान के प्रेम्बल में प्रारंभ होता है, उन लोगों की भावनाओं पर कुठाराघात था। उनके संकल्पों को चकनाचूर करने की एक कुत्सित चेष्टा थी। कैसे प्रेम्बल तक में देर रात्रि में उन्होंने संशोधन करके धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ करके भारत की आत्मा पर कुठाराघात करने का कार्य किया था, संविधान की आत्मा को चकनाचूर किया था। ये किसी से छुपा हुआ नहीं। और अफसोसजनक तो ये कि पहले आम चुनाव के बाद बनी हुई तत्कालीन पंडित नेहरू की सरकार से लेकर के लगातार जब भी कांग्रेस को अवसर मिला, कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भारत के संविधान को अपमानित करने का कोई मौका गंवाया नहीं। याद करिए, अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस के कार्यक्रम में भारत माता के उस महान सपूत के प्रति हमें श्रद्धान्वित होने का एक अवसर प्राप्त हुआ था। कश्मीर भारत का हिस्सा बना रहे, एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। देश की आजादी के बाद भारत माता की किसी सपूत ने नारा दिया था, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। जब देश एक संविधान 1950 में लागू करता है, एक संविधान के तहत पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने के एक संकल्प के साथ उसको लागू करता है, तो फिर कश्मीर के लिए पृथक व्यवस्था क्यों? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने यही तो बोला था, यही तो प्रश्न उठाया था।
और इसके लिए उन्होंने अपना बलिदान दिया। कश्मीर में धारा 370 लागू करने का पाप ये कांग्रेस की सरकार का पाप है। मीडिया के गले को घोंटने का काम ये कांग्रेस की सरकार का काम है। मौलिक स्वतंत्रता को रौंदने का काम संविधान लागू होने के तत्काल बाद से कांग्रेस नेतृत्व की सरकारों ने प्रारंभ किया। और इस सिलसिला जो वहां से प्रारंभ हुआ 1952 रहा हो, 1975 में उसकी पराकाष्ठा थी, और फिर उसके बाद 1984 में सिखों का कत्लेआम रहा हो, या फिर देश के अंदर जब याद करिए श्री राहुल गांधी के द्वारा देश के अंदर विधेयक की प्रति देश के संसद के फ्लोर में फाड़ी जाती है। ये सभी कृत्य अलोकतांत्रिक हैं, संविधान का अपमान करने वाले हैं, भारत के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भावनाओं के विरुद्ध आचरण करने वाले हैं, और इस कृत्य के साथ कांग्रेस का इतिहास जुड़ता हुआ दिखाई देता है। बहनों और भाइयों, इतिहास केवल काले अक्षरों का एक समुच्चय नहीं होता है, उसका एक कलेक्शन मात्र नहीं होता है। इतिहास एक प्रेरणा होती है। इतिहास हम सबको एक अवसर देती है गलतियों की परिमार्जन करने का और गौरवशाली क्षणों से प्रेरणा प्राप्त करने का। आज का दिवस भी हम सब आज अगर लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ अपने मौलिक अधिकारों के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत को अपनी आंखों से होते हुए देख रहे हैं, तो भारत के लोकतंत्र के कारण। एक सामान्य परिवार में पैदा होने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री और देश का राष्ट्रपति बन सकता है, इसलिए क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत के अंदर बिना भेदभाव के हर नागरिक को एक समान मताधिकार की शक्ति का उपयोग करने की स्वतंत्रता है, इसलिए क्योंकि भारत ने जिस संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, वो संसदीय लोकतंत्र हमें एक रक्षा कवच भी प्रदान करता है। भारत ने हर वयस्क मतदाता को जो अधिकार दिया है, और दुनिया के सबसे पहले लोकतांत्रिक देशों में भारत एक ऐसा देश है जिसने अपने यहां संसदीय लोक प्रणाली लागू होने के बाद क्या महिला हो या पुरुष, सबको समान रूप से अधिकार दिया। अमेरिका में या इंग्लैंड में उनका लोकतंत्र लागू होने के कई वर्षों के बाद, कई दशकों के बाद वहां की महिलाओं को मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। उन देशों में कई वर्षों तक, कई दशकों तक उन चंद लोगों को ही मताधिकार का उपयोग करने की स्वतंत्रता होती थी। लेकिन भारत ने जिस दिन अपना संविधान लागू किया, पहला आम चुनाव हुआ 1952 में, तब से लेकर के लगातार बिना भेदभाव के, क्या महिला हो क्या पुरुष हो, क्या राजा हो क्या रंक हो, हर नागरिक को एक समान रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों के अधिकार देने की स्वतंत्रता दी। क्या हुआ था 25 जून 1975 को? यहां पे अभी आपने मंच पर उपस्थित लोकतंत्र सेनानियों ने के मुंह से इन बातों को सुना। कुंवर मानवेंद्र सिंह जी हो, सुरेश खन्ना जी हो, अशोक वाजपेयी जी हो, राजेंद्र तिवारी जी हो, देवीदीन पाल जी हो, विश्राम सागर जी हो, रमाशंकर त्रिपाठी जी हो, या आप में से बैठे हुए दर्जनों वे लोकतंत्र सेनानी जिन्होंने उन पलों को जिया है, उनको झेला है
और उन परिस्थितियों का सामना करते हुए आज भी अपनी जिजीविषा के साथ आप सब अपने उन मूल्यों और आदर्शों के जोले जूझते हुए कार्य कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी का अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत भी करता हूं। कांग्रेस को अपने इस कृत्य के लिए देश की जनता से माफी मांगने की भी मैं आज यहां पे मांग करता हूं। उसे माफी मांगनी चाहिए देशवासियों से, भारत के नागरिकों से, उन दलितों से, वंचितों से, गरीबों से, जिनकी आवाज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की लेखनी के माध्यम से संविधान के अधिकार के रूप में उन नागरिकों को प्राप्त होती है। उन गरीबों से, उन वंचितों से माफी मांगनी चाहिए जिनकी आवाज को दबाने का काम कांग्रेस ने लगातार किया है, और वे चेहरे आज बेनकाब हो रहे हैं। आपने देखा होगा, समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी, अन्य दिनों में इनकी प्रेस वार्ताएं होती हैं, इनके ट्वीट होते हैं। आज आपातकाल के इस काले अध्याय पर, संविधान की हत्या के इस दिवस पर उनका कोई ट्वीट नहीं आया। खन्ना जी ने यहां बताया है, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय जयप्रकाश जी रहे हों, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया रहे हों, राजनारायण जी रहे हों, या आरजेडी के वर्तमान में नेता श्री लालू प्रसाद यादव लालू जी हों, ये सभी संविधान का गला घोंटने के खिलाफ किए जा रहे आंदोलन का हिस्सा थे। अटल जी विपक्ष के वरिष्ठ नेता थे। सरदेय अटल जी, सरदेय लालकृष्ण आडवाणी जी, सरदेय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, सरदेय राजनाथ सिंह जी, ये सभी वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी हों, भारतीय जनसंघ के पदाधिकारी रहे हों, या जनता पार्टी के, ये सभी लोग कांग्रेस की तानाशाही पूर्ण कार्रवाई का विरोध कर रहे थे। उसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया, यातनाएं भी झेली। लेकिन आज कौन वे लोग हैं जो कांग्रेस के खिलाफ खड़े तो हुए थे, लेकिन अपनी सत्ता स्वार्थ के लिए आज कांग्रेस के सामने ये नाक रगड़ते हुए दिखाई देते हैं। इनका ये चेहरा भी आज आप सब देख रहे होंगे। ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन संविधान का गला घोंटने वालों को और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वालों को अपने गले का हार भी बनाते हैं। ये वही लोग हैं। इनका ये दोहरा चरित्र लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है, और साथ साथ उन मूल्यों और आदर्शों के सामने भी सबसे बड़ी बाधा है जो भारत के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने जो सपना देखा था। आज का दिन हम सबको उन चेहरों को बेनकाब करने का भी एक अवसर दे रहा है जिन लोगों ने लोकतंत्र की आड़ में भारत के मूल्यों और आदर्शों को अपने स्वार्थ की बलि चढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया। यही तो कांग्रेस करती रही, और आज भी उसी मार्ग पर कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या आरजेडी हो या उनके सहयोगी दल हो, उसी मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। कैसे कांग्रेस ने 25 जून 1975 के बाद लगातार न केवल विधायिका को बल्कि न्यायपालिका और कार्यपालिका के अधिकारों को बंधक बना दिया था। मीडिया जो लोकतंत्र के
चतुर्थ स्तंभ के रूप में मानी जाती है। सेंसरशिप के माध्यम से उनकी बिजली काट दी गई। उस समय विजुअल मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन प्रिंट मीडिया की प्रिंटिंग के मार्ग में कैसे बाधाएं खड़ी करने का प्रयास किया था। जनसत्ता के बारे में कहते हैं, उन्होंने जो अपनी पूरा संपादकीय कॉलम था ब्लैंक छोड़ा था, विरोध में ब्लैंक छोड़ा था। कुछ समाचार पत्रों ने काले पृष्ठों के साथ अपना पूरा ब्लैंक पेपर बाहर बाहर भेजा था, पब्लिक के सामने पहुंचाया था विरोध दर्ज करने के लिए। लेकिन उस समय भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो लोकतंत्र के लिए और भारत के लिए अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य कर रहे थे। 1 लाख से ज्यादा लोकतंत्र सेनानी गिरफ्तार हुए थे, सैकड़ों पत्रकार गिरफ्तार हुए थे, अधिवक्ता गिरफ्तार हुए थे, समाज के अलग अलग तबके के लोग, क्या चिकित्सक, क्या शिक्षक, क्या अधिवक्ता, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या विद्यार्थी, क्या महिला, क्या पुरुष, इन सभी ने बढ़ चढ़ करके लोकतंत्र को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई। और आज उसी का परिणाम है कि भारत का लोकतंत्र फिर पूरी बुलंदियों के साथ आगे बढ़ रहा है। और अब तो बुलंदियों के साथ क्या भारत, जब हम काले अध्याय, देश के संविधान को कलंकित करने वाले इस अध्याय के 50 वर्ष पूर्ण होने पर इस संगोष्ठी का हिस्सा बन रहे हैं। बहनों और भाइयों, बहुत सारे प्रश्न हम सबके सामने हैं। और प्रश्न वही, क्या उस कांग्रेस को, उस समाजवादी पार्टी को, उस आरजेडी को, जिन्होंने संविधान का गला स्वयं घोंटा था और जब भी अवसर मिला परिवारवाद के लिए, सत्ता स्वार्थ के लिए संविधान का गला घोंटने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती, क्या उनको संविधान की दुहाई देने का कोई अधिकार है या नहीं है? और बहनों और भाइयों, अगर नहीं है तो ये प्रश्न जनता के द्वारा इन लोगों से पूछा जाना चाहिए, किस मुंह से ये संविधान की दुहाई देते हैं? जब इनको अवसर मिला था तो इन्होंने स्वयं ही उसका गला घोंटने का काम किया था। लगातार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संकल्पों को तुषारपात करते रहे, लगातार ये लोग उन कृत्यों को करते रहे। और आज ये लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की या संविधान की दुहाई देकर के आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। हमें इनको एहसास कराना चाहिए कि नहीं, सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि जब भी कांग्रेस को, आरजेडी को, समाजवादी पार्टी को या इन लोगों को जब भी मौका मिला, इन्होंने लोकतंत्र के गले को घोंटने में कोई कोताही नहीं बरती। बहनों और भाइयों, आज का दिन हम सब के लिए संविधान बचाने का एक दिवस के एक संकल्प के रूप में है। देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संकल्पों से प्रेरणा ग्रहण करने का एक अवसर देता है। भारत के 144 करोड़ लोगों के उन संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की जिस परिकल्पना को साकार करने के लिए आज हम काम कर रहे हैं, उन मार्गों का अनुसरण करने का यह दिवस है। आज के इस अवसर पर ये जो लोकतंत्र सेनानी यहां पर आए हैं, इन्होंने उस समय जो कुछ घटित हुआ था उसके बारे में अपने शब्दों से यहां पे अवगत कराने का प्रयास किया। और हमारी भी इच्छा थी आज का दिवस मुख्य रूप से जो उस अभियान का हिस्सा थे उनके मुख से ये बातें आज की पीढ़ी सुने, उस वास्तविकता को अवगत कराएं, कैसे कैसी प्रताड़ना हुई थी। यहां पे जो बोल रहे थे तब भी उन लोगों ने बड़ी सात्विक भाषा में अपनी बातों को कहा, लेकिन उससे भी कठिन दौर से लोग गुजरे थे। और मैं चाहूंगा कि आप जितने लोग आए हैं, बाहर जो एग्जीबिशन लगी हुई है उसको जरूर देखें, हमें आने वाली पीढ़ी को बताना पड़ेगा
कौन लोग हैं जो देश के साथ धोखा करने वाले लोग हैं, कौन लोग हैं जो संविधान का गला घोंटने वाले लोग हैं, कौन लोग हैं जिन लोगों ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को चकनाचूर करने का काम किया था। और आज वही लोग फिर से प्रमाण पत्र लेकर के अपनी साफ गोई के बारे में देश के सामने एक नया चेहरा लेकर के अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। हम सबको इससे सावधान होने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर मैं सभी लोकतंत्र सेनानियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे लोकतंत्र सेनानी हैं, इन लोकतंत्र सेनानियों की स्थिति को देखते हुए हमने पिछली बार जब मेरे सामने प्रस्ताव आया था, हमने उनकी मासिक पेंशन की राशि को बढ़ोतरी की थी और इस बार हम उनको घोषणा कर रहे हैं कि उनको कैशलेस उपचार की व्यवस्था उनके और उनके परिवार के सदस्यों के लिए हम लोग इस अवसर पर प्रदेश के अंदर लागू करेंगे, जिससे उनको इसकी सुविधा का लाभ प्राप्त हो सके। और मैं तो सभी लोकतंत्र सेनानियों से अपील करूंगा, सभी लोकतंत्र सेनानियों से अपील करूंगा कि वे अपने अपने जनपद में जाकर के इन चेहरों को बेनकाब जरूर करें, जिन्होंने संविधान का गला घोंटने का काम किया था, जिन्होंने 1975 में संविधान का गला घोंटने का काम किया था। और लगातार वे लोग, जब भी उन्हें अवसर प्राप्त हुआ है, वे लगातार भारत के संविधान का अपमान किए हैं। ऐसे लोगों को बेनकाब करने के लिए आपातकाल की उन दर्द भरी स्थितियों के बारे में उनको प्रत्येक नागरिक को अवगत करानी, वर्तमान पीढ़ी को बताई जाने की आवश्यकता है, क्योंकि 50 साल का एक कालखंड, ये लगभग 2 युगों के बराबर है। ये 2 युग, ये 2 पीढ़ियां आ चुकी हैं। इस पीढ़ी को, वर्तमान पीढ़ी को इसके बारे में अवगत कराई जाने की आवश्यकता है, जिससे ये बातें आने वाली पीढ़ी तक पहुंच सके और आने वाले समय में किसी में भी कोई भी ये दुस्साहस न कर सके कि भारत के संविधान का गला घोंट सके। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके सुखद और मंगलमय जीवन की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आप सब लोग खड़े, एक बार खड़े हो जाएंगे। राष्ट्रगान के साथ ही एक कार्यक्रम समापन होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है, हम सब इसको देख के जाएंगे। एक बार राष्ट्रगान के लिए सब लोग खड़े हो जाएंगे।